स्टूडेंट्स, आइए आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड की जो साइंस की पहली चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें हम आज सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और उन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है और केमिकल इक्वेशंस हम क्यों लिखते हैं। इन सारे सवालों के जवाब इस चैप्टर से हमें मिलने वाले हैं। तो इसे मैं दो तीन वीडियोज़ में ख़त्म करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाने से फिर सबको अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं इसे आधे घंटे का रखता हूँ और आधे घंटे में हम देखते हैं कि कितनी दूर हम जा सकते हैं। और लाइन बाय लाइन मैं मीनिंग आपको बताते हुए चलूँगा और साथ में जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहीं समझाऊँगा भी। तो जो नए होंगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक प्रतिक्रिया और उसके समीकरण। Consider the following situations of daily life and think what happens when। तो नीचे के जो सिचुएशंस हैं इसको देख करके आप डेली लाइफ में आप सोचिए कि क्या होगा जब मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। क्या होता है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है। तो गर्मी के दिनों में जब हम रूम टेम्परेचर पर दूध को छोड़ देते हैं तो प्रायः दूध फट जाती है। एन आयरन और तवा और पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर तवा या कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई या लोहे की तवा या लोहे के कांटी, अगर कील जो हैं वो अगर बाहर की जो आर्द्रता वाले जो वातावरण है उसमें छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर अंगूर जो हैं उनका फर्मेंटेशन हो जाता है तो क्या होता है। फूड इज़ कुक्ड। भोजन जब पक जाता है तो क्या होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में भोजन का जब पाचन हो जाता है तो क्या होता है। एंड वी रेस्पायर। जब हम श्वसन करते हैं तब क्या होता है। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे जो टॉपिक्स देखे या जो एक्टिविटीज़ या घटनाएं हमने यहाँ पे देखी उसमें क्या होता है, उसमें होता है ये इन ऑल द अबव सिचुएशंस। ऊपर की जितनी भी सिचुएशंस हैं उसमें क्या होता है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। उसमें क्या होता है कि हर घटना के बाद जो इसकी जो सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ या जो भी वस्तु हम उसमें जिसमें परिवर्तन होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है और उसकी जो पहले की स्थिति है उससे वो उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। We have already learnt about physical and chemical changes in matter in our previous classes। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हम तो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। Whenever a chemical change occurs, जब कभी केमिकल चेंज होता है, we can say, तो हम कह सकते हैं that a chemical reaction has taken place। तो केमिकल चेंज तभी होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों या सब्सटेंस के बीच में जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है भाई। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। और ये केमिकल रिएक्शन जो है ये हो चुका है, ये हम कैसे पता लगाएं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो इन प्रश्नों के जवाब के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं।
एक्टिविटी 1.1 क्या है? इसमें पहले तो कॉशन है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इसमें जो है शिक्षक का रहना ज़रूरी है। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। और बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छे जो आई ग्लासेस हैं, मतलब चश्मे ज़रूर पहन लेने चाहिए जो प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। तो करना क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा घिस कर साफ़ कीजिए। अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा। बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, उसे सैंड पेपर से घिस कर साफ़ कीजिए। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, और पेयर ऑफ टोंग्स, और जो चिमटे हैं उसकी सहायता से आप उसे पकड़ें। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प, उसे स्पिरिट लैम्प में बर्न करें, जलाएं। और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश, और उसकी राख को आप जमा कीजिए वॉच ग्लास में, एज शोन इन द फिगर। जैसे यहाँ पे वॉच ग्लास में जमा किया गया है ऐसे आप जमा कीजिए इसको। उसके बाद है बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़। तो जब आप इसे जलाएं तो कम से कम उसे ऊपर से ना देखें, और उसे जितनी हो सके दूर से और साइड वेज उसे देखें, उसके ऊपर से ना देखें, क्योंकि जो फ्लेम है जब जलेगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी तो वो आपको आँख को घायल कर सकती है। तो आपने क्या देखा, व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व? जब मैग्नीशियम के इस रिबन को जलाने के बाद आपने क्या देखा? तो यू मस्ट हैव ऑब्ज़र्व्ड, आपने ये देखा होगा, क्या देखा होगा? आपने ये देखा होगा दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैज़लिंग वाइट फ्लेम। तो जो रिबन है उसकी मैग्नीशियम की वो बिल्कुल काफ़ी सफ़ेद, उसकी जो लौ है वो बिल्कुल उजली है, उज्ज्वल लौ के साथ जलती है। एंड चेंजेस इट इनटू ए वाइट पाउडर, और फिर सफ़ेद राख बनाती है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पाउडर किस चीज़ का है? तो ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये क्यों बना? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जलने से बना, उसके बीच में रिएक्शन के कारण बना। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हमने देख लिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुआ तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें किस रूप में मिला? तो ऐश के फॉर्म में हमें मिला। चलिए अब आगे एक्टिविटी, एक दूसरी एक्टिविटी भी देखते हैं। फिर एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक के कुछ दाने ले लीजिए इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में या कॉनिकल फ्लास्क में। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, और उसमें आप थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाइए। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें एसिड की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं, यानी पतला घोल, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का पतला घोल। हैंडल द एसिड विथ केयर, इसमें आपको ये कॉशन है कि एसिड को सावधानी से इस्तेमाल करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो जिंक के दाने हैं उसके आसपास कुछ हो रहा है क्या? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? हल्के से छू कर देखिए ऊपर की ओर, या जहाँ प्रतिक्रिया हो रही है उससे थोड़े दूर की ओर उस टेस्ट ट्यूब को छू कर देखें क्या वो गर्म हुआ है क्या। तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़, तो आप देखें कि हाँ ये जो कॉनिकल फ्लास्क है वो क्या हो गया है, थोड़ा गर्म हो चुका है ना।
और तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, तो इस तरह से ये जो 3 एक्टिविटी हम लोगों ने किया अभी, उसके थ्रू वी कैन से, हम कह सकते हैं that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो ऊपर के जो 3 एक्टिविटीज़ हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निम्न में से नीचे जो 4 बातें लिखी हुई हैं उनमें से कोई एक भी अगर घटना घटी है या एक भी बात होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक समीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या क्या है बातें? चेंज इन स्टेट, यानी जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन को देखने के लिए, क्या उसके स्टेट में चेंज आया है। स्टेट का मतलब होता है कि वो किस स्टेट में है। अगर सॉलिड स्टेट में है तो क्या सॉलिड से वो लिक्विड बन गया है, या लिक्विड स्टेट में है तो क्या लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में हो गया है, चला गया है, या लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में आ गया है, या गैसियस से लिक्विड में आ गया है, या गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड में आ गया है। तो इस तरह से कुछ भी अगर स्टेट में चेंज, 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो अगर उनके सब्सटेंस के इन तीनों में से किसी स्टेट में चेंज होता है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा है चेंज इन कलर, अगर रंग में बदलाव आता है, सब्सटेंस के कलर में चेंज होता है तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अगर कोई गैस निकलती है तो भी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में बदलाव आता है तो भी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, तो जैसा कि हम अपने आसपास जब नज़र दौड़ाते हैं, वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो हम ध्यान से अगर देखें तो हम देख पाते हैं कि हमारे चारों ओर काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस जो हैं ऑलरेडी चल रहे होते हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके कितने प्रकार हैं या कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे। अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो चलिए उससे पहले मैं इस फिगर को थोड़ा आपको दिखा दूं। यहाँ फिगर में आपने जैसा कि देखा, यहाँ पे ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसे कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ये कॉर्क है और उसके बाद ये उसमें कॉर्क में ये बीचों बीच धंसाई हुई एक ग्लास की ट्यूब है और कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स हमने डाल दिया है। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। तो यहाँ पर और इसका कुछ टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, इस फ्लास्क का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है और हाइड्रोजन गैस तो बनी ही है। अब हाइड्रोजन गैस का चेक आउट करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस ही है, उसके लिए हम इसके जो सिरे पर है, जब यहाँ से गैस निकल रही होती है तो वहाँ पर अगर हम एक माचिस की तीली अगर जला करके ले जाते हैं तो माचिस की तीली फक से बहुत ज़ोरदार आवाज़ के साथ जल उठती है, जो बताता है कि हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल रही है। चलिए, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted to magnesium oxide। तो ऊपर जो हमने मैग्नीशियम का जो फीता जलाया का रिबन, तो उसे हम कह सकते हैं, अगर उसे लिखित रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे कि जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की सहायता से जलाया जाता है
तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो ये रासायनिक समीकरण को बताने के लिए सही है, गलत नहीं है, पर काफ़ी लंबी है। अगर इससे बड़ी बड़ी अगर रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगें तो हमें अगर इस तरह लिख कर व्यक्त करेंगे तो काफ़ी देर लगेगी और काफ़ी लंबी हो जाएगी वो परिभाषा। तो इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, तो इसीलिए इसे छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो इसे गणित के इक्वेशन के तौर पर छोटे छोटे वर्ड्स की सहायता से लिखा जा सकता है। मतलब कोई भी रिएक्शन में जो मुख्य रिएक्ट करने वाले जो पदार्थ हैं केवल उनका नाम लिख दिया जाए और रिएक्शन को दर्शाने के लिए प्लस का साइन और एवं जो तीर का निशान है वो लगा कर हम ये दिखा सकते हैं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच, ये प्लस साइन बताता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है। तो दोनों के बीच रिएक्शन होने के फलस्वरूप दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। तो जुड़ने के पश्चात क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें से जो रिएक्शन करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है। चलिए, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन दिस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। जो मैंने पहले कहा, द न्यू सब्सटेंसेस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। चलिए, ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। तो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, वो हमें कैसे पता चलता है, तो ये जो तीर का निशान है उसकी सहायता से हमें पता चलता है, उससे देखकर। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो बदल जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये बदलाव का जो बदलाव के बारे में बताने वाला जो संकेत है वो है ये एरो का साइन। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें लेफ्ट की ओर लिखा जाता है प्लस साइन के साथ। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन इन ऑन द राइट हैंड साइड, और प्रोडक्ट को दाईं ओर लिखा जाता है। क्योंकि हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाई लिखाई का काम लेफ़्ट से राइट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे रिएक्टेंट भी लेफ़्ट की ओर लिख रहे हैं और वो तब राइट की ओर प्रोडक्ट बनेगा। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। जो एरो हेड है वो किसकी ओर संकेत करता है, प्रोडक्ट्स की तरफ। यानी एरो का जो तीर का जो सिर है वो किसकी तरफ संकेत करता है, तो प्रोडक्ट की तरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, तो इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। तो क्या हम जो शब्दों के तौर पर हमने जो केमिकल इक्वेशन को लिखा, रिएक्शन को जो दर्शाया, तो क्या उसे और भी शॉर्ट किया जा सकता है, और भी छोटे रूप में लाया जा सकता है। तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल। केमिकल इक्वेशन को हम और भी छोटा और संक्षिप्त कर सकते हैं इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो हम अगर जो तत्व या सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनके फुल नेम इंग्लिश में ना लिखकर उसके लिए कोई छोटा संकेत अगर 2 या 3 लेटर्स का अगर करते हैं तो वो और भी छोटा और अच्छा होगा। तो इसके लिए सारे तत्वों को संकेत इसीलिए दिया गया है। केमिस्ट्री में सारे तत्वों को, जितने भी ज्ञात तत्व हैं या जितने हैं, उनको एक एक उनके नाम के अनुसार संकेत दे दिए गए हैं।
और अगर उसी का प्रयोग हम इक्वेशन में करते हैं तो वर्ड्स के स्थान पर केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो इक्वेशन है और भी छोटा हो जाएगा। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। एक रासायनिक समीकरण जो होता है वो क्या दर्शाता है? वो किसी केमिकल रिएक्शन के होने को दर्शाता है। मतलब उसे देखकर हम जान सकते हैं कि किन दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के बीच में अभिक्रिया या प्रतिक्रिया हुई है और उसके फलस्वरूप क्या प्रोडक्ट बना है। तो ये केमिकल इक्वेशन से हम जान पाते हैं। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखना ज़रूरी होता है। If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। तो अगर आप मैग्नीशियम का संकेत, ऑक्सीजन का संकेत और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो ये इक्वेशन जो है और भी छोटा और संक्षिप्त हो सकता है और सुविधाजनक हो सकता है। इसे हमें लिखने में काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि जब अभिक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं की मात्रा बढ़ेगी तब इसे लिखना ज़्यादा आसान होगा। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। आप जो एरो है, जो तीर है, उसके बाईं ओर और दाईं ओर के जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं विभिन्न तत्वों के, उनको आप काउंट करके देख सकते हैं कि क्या दोनों बराबर हैं या नहीं। इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स। क्या जो समान तत्व हैं और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो समान तत्व हैं, क्या उनके परमाणुओं की संख्या समान है या अणुओं की संख्या समान है? इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। तो अगर ऐसा है कि जो बाईं ओर में जितने भी तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं वो दाईं ओर में उसी तत्व के परमाणुओं के समान अगर हैं तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, मतलब संतुलित समीकरण ये है। इफ़ नॉट then the equation is an unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation। तो अगर समान तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान नहीं है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, क्योंकि दोनों ओर द्रव्यमान जो है, समान तत्वों की जो द्रव्यमान है वो समान नहीं है। Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction। इस तरह का जो इक्वेशन होता है वो एक स्केलेटल, मतलब उसका एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का एक ढांचा भर होता है, वो बैलेंस्ड नहीं होता। इक्वेशन इज़ ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। जैसे कि इक्वेशन 1.2 जो है वो एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, किसके लिए? मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ बर्निंग का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब हम यहाँ जानेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हम किन्हें कहते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। तो क्लास 9 में जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत पढ़ा है, तो कैन नीदर बी क्रिएटेड, वो सिद्धांत क्या है, वो थ्योरी क्या है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। वो है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई ना तो किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम, मास को हम बर्बाद कर सकते हैं, मतलब समाप्त कर सकते हैं, ना ही हम कोई नए पदार्थ की जो मात्रा है उसे हम नया पदार्थ वहाँ पैदा कर सकते हैं, है ना। जो पदार्थ की मात्रा है ना उसे हम बढ़ा सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के
बाईं ओर जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का जो मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहें तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट में जितने भी परमाणु होते हैं अलग अलग तत्वों के, रिएक्शन के बाद भी उनके परमाणुओं की संख्या उतनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम न पदार्थ को बना सकते हैं नया पदार्थ, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो जितने रिएक्ट कर रहे हैं परमाणु, उतने प्रोडक्ट में भी उतने ही परमाणु उस तत्व के रहने चाहिए। हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए जो स्केलेटल इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन, उसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? तो जो ऊपर में 1.2 इक्वेशन है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो क्या वो बैलेंस्ड इक्वेशन है? लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम परत दर परत जो है, चरण दर चरण इसके बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के तरीके को जानते हैं। The word equation for activity this may be represented as this। तो वर्ड इक्वेशन जो कि जब संकेत हमने इस्तेमाल नहीं किया था उस समय के जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग लिख सकते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। द अबव वर्ड इक्वेशन, यहाँ पे आप तीर के निशान को आप इक्वल भी बोल सकते हैं या गिब्स ऐसा बोल सकते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ऐसा बोल सकते हैं। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। और ऊपर जो शब्द से जो केमिकल इक्वेशन लिखा गया है उसे हम संकेतों के द्वारा, सिम्बॉल्स के द्वारा नीचे के जैसा लिख सकते हैं। Zn प्लस H2SO4 गिव्स और इक्वल्स टू Zn SO4 प्लस H2। ठीक है, ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स। अब हम जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन उसके थ्रू हम लोग ये चेक करेंगे कि जिंक का जो द्रव्यमान है वो दोनों ओर समान है। मतलब जिंक के बाएं लेफ्ट हैंड साइड में जितने जिंक के परमाणु हैं, एटम्स हैं, राइट साइड में भी उतने ही जिंक के एटम्स रहने चाहिए। हाइड्रोजन के जितने एटम्स लेफ्ट साइड में हैं, राइट में भी उतने ही एटम रहने चाहिए। सल्फ़र के जितने एटम हैं लेफ़्ट में, राइट में भी उतना ही रहना चाहिए। और ऑक्सीजन के जितने लेफ़्ट में एटम हैं, राइट में भी उतने ही एटम रहने चाहिए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, इस टेबल में देखते हैं हम लोग जिंक जो है वो लेफ़्ट साइड में कितना है, एक जिंक है, और प्रोडक्ट के साइड में राइट साइड में कितना है, एक है, मतलब जिंक समान है। हाइड्रोजन LHS में लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, जबकि प्रोडक्ट में भी 2 हैं, तो ये भी इक्वल है। सल्फ़र के का जो है लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट साइड में भी 1 एटम है, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम्स हैं और राइट में भी 4 एटम्स हैं, तो ये भी बिल्कुल इक्वल है। तो एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसकी संख्या राइट साइड के जो प्रोडक्ट बना है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके दोनों की संख्या इक्वल है, इसलिए हम इसे एक बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम नीचे के इस इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें आयरन जो है वो उसका एक एटम है, जबकि राइट साइड में उसके 3 एटम हैं। हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में 2 एटम हैं, राइट साइड में 2 एटम है, हाइड्रोजन तो इक्वल है, ठीक है।
ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 1 एटम है जबकि राइट साइड में 4 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है और आयरन भी अनबैलेंस्ड है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बैलेंस करने के लिए हम विभिन्न स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। हर फार्मूला को बॉक्स में बंद कर दीजिए। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। और जब बैलेंसिंग कर रहे हो तो बॉक्स के अंदर का जो एटम्स के जो नंबर्स हैं उसे आप चेंज मत कीजिए। स्टेप 2 में हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन में डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उसके कितने कितने एटम्स हैं उसको आप लिख लीजिए। तो जैसे आयरन है, उसका जो LHS साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है जबकि राइट हैंड साइड में 3 एटम है। हाइड्रोजन लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2 है, तो ये तो इक्वल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन भी लेफ्ट में 1 है लेकिन राइट में 4 एटम्स हैं इसके ऑक्सीजन के, इसका मतलब ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आयरन और ऑक्सीजन दोनों अनबैलेंस्ड है, तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 क्या करना है, इट इज़ ऑफन कन्वेनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो नियम ये कहता है कि ये आसानी होगी कि अगर हम सबसे पहले बैलेंसिंग जो स्टार्ट करें सबसे बड़े एटम से करें, मतलब जिस एटम की के जो नंबर की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में, उसी को हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब उस कंपाउंड में सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो उस कंपाउंड को हमको चुनना है जिसमें एलिमेंट की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को यूज़ करके वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। तो उस नियम के सहारे हम अगर आगे बढ़ें तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, वो किस में है, Fe3O4 में। तो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 इन LHS। तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 है। तो इस टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, इसलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इनिशियल जो है ऑक्सीजन मतलब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की ओर जब रिएक्शन आरंभ हो रहा है उस समय हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या जो है वो H2O में कितनी है, 1 है, तो यहाँ हमने लिख लिया 1। और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो वो भी हमने लिख लिया। अब टू बैलेंस हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैथ के इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में हम करते हैं तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट्स की तरफ। तो जब H2O को, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे रिएक्टेंट्स की तरफ। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन की संख्या जो 1 थी पहले, तो 4 1 जब 4 हो जाती है, अब ऑक्सीजन 4 हो गया लेफ्ट में भी और राइट में भी। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds. तो अब ये बराबर करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स को हमें ये याद रखना है कि किसी के फार्मूला को हमें चेंज नहीं करना है ना। और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसके फार्मूला को हमें चेंज नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज 4H2O। तो हमें अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम 4 जो है वो H2O के आगे लगा सकते हैं।
एंड नॉट H2O4, न कि ऐसा लिख देंगे कि H2 और O के नीचे 4 लगा दिया, ऐसा नहीं, सफिक्स में नहीं लगाना है, आपको फ्रंट में लगाना है वो संख्या। और H या तो ये दोनों ही स्टाइल गलत हैं, ऐसा हमें नहीं लिखना चाहिए। नाउ द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब थोड़ा सा बैलेंस जो हो गया है इक्वेशन, तो अब ये हो जाता है Fe प्लस 4 इंटू H2O एंड इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये अभी पूरा बैलेंस नहीं हुआ है, पार्शली बैलेंस्ड हुआ है। अब स्टेप 4 में हम आते हैं, क्या करेंगे, Fe एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अभी हम देख रहे हैं कि आयरन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो अभी बैलेंस नहीं हुए हैं, यहाँ भी सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, तो अब इनमें से आप किसी को भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं और जो बैलेंसिंग का काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी आयरन और हाइड्रोजन दोनों ही अनबैलेंस्ड हैं, तो आप किसी एक को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जो पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को पार्शली बैलेंस करते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन RHS। अब हाइड्रोजन को सही करने के लिए, तो हमने ऑक्सीजन को सही करने के लिए तो आगे जो 4 लगाया तो उससे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, जबकि पहले हाइड्रोजन बैलेंस था। तो अब इस अनबैलेंस को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बन जाता है ये। इनिशियली जो है वो 4H2O अभी है, जिसमें से H2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 और H का जो एटम है वो 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके बोला जाता है, तो टोटल एटम्स हो गए हाइड्रोजन के 8। अब प्रोडक्ट्स में भी 8 करने के लिए हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ द इक्वेशन वुड बी, अब इक्वेशन कैसा हो गया, अब इक्वेशन हो गया Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फाइनली कि फिर से रिएक्टेंट के एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट के एटम्स के इक्वल है कि नहीं, हुए या नहीं। तो हम यहाँ देख लेते हैं स्टेप 5 में, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, ऊपर के इक्वेशन को एग्जामिन कीजिए एंड पिकअप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब जो बैलेंस नहीं हुआ है उसे चुनिए एंड उसे बैलेंस कीजिए। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज़ लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, तो आप देखेंगे कि केवल एक एलिमेंट बच गया बैलेंस होने के लिए। कौन सा एलिमेंट, तो वो है Fe। तो यहाँ पे हम इनिशियल जो है वो Fe का रिएक्टेंट कितना है, Fe जो रिएक्टेंट है उसका एटम कितना है, 1 है, और राइट साइड में Fe कितना है, 3 है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में इसे Fe को मतलब आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाता है टू इक्वलाइज Fe वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन द LHS में 3 जो है Fe के एटम्स हो जाते हैं, और राइट साइड में भी आप देखें कि Fe के 3 एटम्स हैं। इस तरह से Fe बैलेंस हो जाता है, मतलब आयरन भी बैलेंस हो गया। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हम जो है क्या करते हैं, एटम्स को सभी एलिमेंट के एटम्स को लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में देखते हैं कि वो इक्वल हैं या काउंट करके देखते हैं इक्वल है या नहीं है। द नंबर ऑफ एटम्स, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, तो इसे आखिरी ख़त्म कर लेता हूँ। तो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, फाइनली जो है उस बैलेंस्ड इक्वेशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं,
इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ, तो दोनों ओर हम काउंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो हम पाते हैं कि दोनों ओर सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। लेफ्ट और राइट में दोनों जो प्रत्येक एलिमेंट के संख्या जो है इक्वल हो जाती है। दिस इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका होता है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज़ कॉल्ड द हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसे हम कौन सा मेथड कहेंगे? बैलेंसिंग का हीट एंड ट्रायल। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। तो इसमें क्योंकि हम बार बार ट्राई करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि ये सही होता है या नहीं, इसीलिए हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स पर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और रह गई है, इसे भी पूरा कर देते हैं। स्टेप 7 में क्या करना है कि पूरे इक्वेशन को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए, ताकि कोई देखते ही समझ जाए कि कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन से रिएक्टेंट जो है वो उनका स्टेट कैसा था, वो भी हम उसमें दर्शा सकते हैं। तो केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम ऊपर के इक्वेशन में एक त्रुटि रह गई है कि हम रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को देखकर ये बता नहीं सकते हैं कि वो लिक्विड हैं या सॉलिड हैं। जैसे आप लोहे के बारे, आयरन के बारे में जानते हो, इसलिए आप बोल दोगे कि नहीं ये जो है आपका क्या हुआ है, तो आप इक्वेशन देख करके ये बता नहीं सकते हो कि आयरन, अगर आप नहीं जानते, पूर्व से आपको जाना हुआ नहीं है कि आयरन सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो आप नहीं बता सकेंगे, क्योंकि इस स्टेट के संबंध में कोई भी यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जैसे गैस है या किस फॉर्म में है, ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए भी कुछ संकेत हैं जिसे हम लिख देंगे, तो लिख देने पर हमें पूरा इक्वेशन के बारे में कंफर्म हम हो जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में है। तो नो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इसे किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। उनके केमिकल फार्मूला के साथ उनका स्टेट भी हम वहाँ उसके पास में, उसके बगल में ही दर्शा देते हैं। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ reactants or products are represented by the notation G, L, AQ and S। तो इसका मतलब, इसके हर एलिमेंट के पीछे हम जो है उसके स्टेट का जो सिंबल है वो लगा देते हैं। जैसे अगर कोई गैस है तो उसके बगल में हम ब्रैकेट में G लिख देते हैं। कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसके बगल में स्मॉल l लिख देते हैं। कोई एक्वस मतलब जल डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके बगल में हम AQ लिख देते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस, AQUAS, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड S लिख देते हैं अगर कोई सॉलिड है तो। द वर्ड एक्वस, AQUAS, OUS, एक्वस, यहाँ पे लिखा हुआ ही है। तो द वर्ड एक्वस, AQ, इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। तो अगर कोई प्रोडक्ट जो है पानी में घोल कर तैयार किया गया है तो उसे हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसे हम AQ से दिखा सकते हैं। तो अब ये जो फाइनल इक्वेशन है वो बनकर उभरता है 3Fe प्लस 3Fe ब्रैकेट S मतलब सॉलिड है आयरन, प्लस 4H2O ब्रैकेट में G मतलब H2O अभी वेपर के फॉर्म में है, और वेपर मतलब गैस, और Fe3O4 ब्रैकेट में वो S है मतलब वो सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस H2 4H2 ब्रैकेट में G है मतलब वो गैसियस फॉर्म में। तो इस तरह से नोट दैट सिंबल G इज़ यूज फॉर H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, मतलब वेपर के फॉर्म में है यहाँ H2O, इसलिए उसे गैस लिखा गया। तो यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशंस अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम।
लेकिन ये जो स्टेट के जो सिम्बॉल्स होते हैं वो हर वक्त नहीं इस्तेमाल किए जाते, जब काफ़ी ज़रूरी होता है तभी इस्तेमाल किए जाते हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस such as temperature, pressure and catalyst etc. for the reaction are indicated above and below the arrow in the equation। कभी कभार एक रिएक्शन को तैयार करने के लिए या उसे फास्ट करने के लिए रिएक्शन के साथ जो है कुछ अन्य चीज़ें भी बढ़ाई, जैसे अन्य पैरामीटर्स भी जो हैं वो बढ़ाए घटाए जाते हैं। जैसे टेम्परेचर एक पैरामीटर है, इसे बढ़ाया या घटाया जाता है ताकि इक्वेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट या स्लो हो सके। प्रेशर को भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है जिससे इक्वेशन फास्ट और स्लो हो सके, या कोई कैटालिस्ट डाला जा सकता है इक्वेशन में, इसमें रिएक्शन में। कैटालिस्ट उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो खुद तो बदलता नहीं है, खुद जैसा का तैसा ही रहता है, खुद रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन को, जो अन्य एलिमेंट्स के जो रिएक्शन है उसको बढ़ा या घटा देता है, लेकिन वो खुद अनअफेक्टेड रहता है। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो वन एरो इन द इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 340 atm लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाया गया है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। दूसरे इक्वेशन में आप देखते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल लिखा हुआ है, मतलब ये जो रिएक्शन है जिसे हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, तो ये रिएक्शन जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होगा, ऐसा इस इक्वेशन से हम समझ पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। इसके आगे में फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो एक बार फिर चैनल को अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट भी करें कि ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को, मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देंगे। तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।